हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चलेगी। चलिए देखते हैं क्लास 12th OCM प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स सी द फर्स्ट मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, पहले मीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी। जैसे कि आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडीज़ कर रहे होंगे और उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो गया होगा। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडीज़ स्टार्ट नहीं की होगी, तो वो भी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट टिप है। क्या इम्पॉर्टेंट है, देखिए यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर OCM के अपलोड हो रहे हैं, सारे लेक्चर्स आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। और आपके एग्ज़ाम से पहले ये यूट्यूब पे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और ये वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कवर हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स आपको एंड तक देखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किसने दिया है, ये फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हेनरी फ्योल, 1841-1925। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिल जाता है, क्या कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट माइंड में रखो, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखा है, इन 1960 हेनरी फ्योल प्रोवाइडेड द 14 प्रिंसिपल। देखिए 1916 में हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। उनके बुक का टाइटल क्या है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, 1916 ये 14 प्रिंसिपल, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके बुक का टाइटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको मीनिंग में। और नेक्स्ट क्या लिखा है, ही इज राइटली ट्रीटेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है। अगर देखिए आप एग्जाम में पॉइंट के पहले अगर आप मीनिंग लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर रहता है, जो आपका पेपर चेक करते हैं, उन पे एक अच्छा इंप्रेशन आता है और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो मीनिंग आपको हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना है कि लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्योल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल मैनेजर्स in all organization, whether a large or a small, need to follow the principle of management business affair। देखिए हेनरी फ्योल क्या कहते थे कि उनका ओपिनियन था, जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटी हो या बड़ी, उनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अब पॉइंटर्स पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके टोटल 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉयज़ का सिंगल वर्क करेंगे क्या, नहीं, अलग अलग काम होता है। इसी वजह से उनके जो काम है वो अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके एबिलिटी के हिसाब से उनकी जो वर्क है वो अलग अलग डिवाइडेड रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है वो फास्ट वे में हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जो डिसीजन लिया गया है उसको फॉलो करना। ठीक है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पर्सन, ठीक है, यूनिटी।
और डायरेक्शन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, ठीक है, तो वही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये हमारा टारगेट है, इसको ऐसे अचीव करना है, ठीक है। तो उससे समझना है हमें क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिंगल पर्सन हमें डायरेक्शन देगा कि आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में कौन रहता है, सुपरवाइजर या फिर मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारा, रेम्यूनरेशन। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि वो हायर होने से पहले, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं, तो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी ये फिक्स्ड इतनी सैलरी है, उनको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, ठीक है, इजी वर्ड। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। आज एक लेक्चर देख लिया, एक मैम का वीडियो आया है, देख लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट डे वीडियो आया, नहीं देखते हैं, कंटाला आ रहा है, नहीं पढ़ना है, ऐसे वैसे करके नहीं देखते हैं। और लास्ट डे में जब एग्जाम रहेगा तो उस दिन क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर फॉलो करते हैं, रेगुलरली उसका प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और एट द एंड उनके एग्ज़ाम में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आपको कौन से स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, जो भी काम है उनको रेगुलरली डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करना है। क्यों करना है, क्योंकि उनको कुछ एम और टारगेट गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमें मैनेजर कोई डायरेक्शन दे रहा है, जैसे कि आपको ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है, वर्कर्स को, फोरमैन को, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन ने आपको डायरेक्शन दी है, तो फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने आपको कहा है कि ये आपको काम करना है, ठीक है। तो जो फाइनली उनका जो वर्क आउटपुट आएगा तो वो किसको बताना है, जो मैनेजर ने उनको कमांड दिया है, डायरेक्शन दिया है, उनको ही बाद में उनको रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का ही मैं एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि कोई फाइल हो गई या कोई डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप ऐसे रैंडमली कहीं रख देते हैं, बट घर में कोई एक ऐसा पर्सन होता है, हर एक चीज़ प्रॉपरली जहाँ पे वो प्लेस की जाती है उसको वही प्लेस पे ही रखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी हमको कोई ज़रूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट पड़ती है कोई डॉक्यूमेंट की या फिर कोई भी चीज़ की, तो हम डायरेक्टली माइंड में क्लिक होता है कि हमारा सामान यहाँ पे रखा है, हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसका मैं एक और एग्जाम्पल बेहतर दूंगी। बैंक में हम जाते हैं, जैसे कि हमारी कोई फाइल, लोन की फाइल होगी या फिर कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो बैंक में हमें जो पियून होते हैं वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 10-20 मिनट्स के अंदर ही एक बल्क फाइल के अंदर से हमको ढूंढ के दे देते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑर्डरली फाइल रखी गई हैं, इसी वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये दो एग्जाम्पल के थ्रू ये जो ऑर्डर का पॉइंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्विटी। इसका भी एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ पहले से वर्क करते हैं, उन अच्छा मतलब 5-6 साल से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मतलब पोस्ट खाली है, ठीक है, कोई वैकेंसी है, तो वो अपने मतलब जो फैमिली मेम्बर है उनको बताते हैं और वो लोग इजीली हायर्ड हो जाते हैं। और जो आउटसाइडर है, जो लोगों की और जो लोग होते हैं जिनको वो पोस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उन तक ये बात पहुंच नहीं पाती। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी फॉलो करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 8 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। हमें अब इसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है उसमें ज़्यादा फोकस करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क
इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स। देखिए जो भी काम है वो अलग अलग डिवाइडेड रहना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आते हैं और इसकी वजह से मोर एंड बेटर वर्क होता है। सेम एफर्ट्स, उतने ही मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, ये हर एक लेवल पे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करना चाहिए, ऐसे फ्योल ने सजेस्ट किया, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, टेक्निकल या फिर अकाउंटिंग। होप स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्या था हमारा पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, रेम्यूनरेशन, डिसिप्लिन। ठीक है, ऑर्डर, ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर और राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन फॉर द एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वापस रिपीट है, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल होना चाहिए। इफ़ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अथॉरिटी अगर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिसयूज होता है। ठीक है, इसका इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी देन इज लेस टू फील फ्रस्ट्रेटेड। देखिए इसमें क्या लिखा है, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो उसका मिसयूज हो सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा है अथॉरिटी से तो उससे क्या होता है, फील सफिस्टिकेटेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हमारा था, डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू फ्योल्स, हेनरी फ्योल, देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स following and maintaining the rules and regulation of the organization by the employees। इसमें ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रूल्स रेगुलेशन जो गाइडेंस है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन नीड्स टू फॉलो फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। देखिए डिसिप्लिन क्या लोअर लेवल वाले ही वर्कर्स फॉलो करेंगे क्या, नहीं, टॉप से लोअर लेवल तीनों जन फॉलो करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम भी बना सकते हो, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाता है। गुड डिसिप्लिन इज एन द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए गुड डिसिप्लिन क्या है, ये एक रिजल्ट है किसका, इफेक्टिव लीडरशिप। There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organizational rules। देखिए गुड डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट होता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं वो दोनों के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये थर्ड पॉइंट भी इजीली समझ आ गया है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइटेड है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके एग्जाम में शॉर्ट रिकैप के लिए। सो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पॉइंट दिया गया है यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल सजेस्ट दैट एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम, एक सुपीरियर से उनको ऑर्डर मिलना चाहिए और वही सुपीरियर को उनको रिपोर्ट भी सबमिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या होगा, एक क्लैरिटी मेंटेन होगा। अगर जो सुपीरियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, अगर एक ही टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि एक सुपरवाइजर ने ऑर्डर दिया और दूसरे सुपरवाइजर को अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजन डिराइव होता है। ठीक है, इन फैक्ट डुअल कमांड इज ऑलवेज डेंजरस। लैक, इसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होता है। इज एक कोट दिया गया है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको यूनिटी ऑफ कमांड वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्योल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान in every organization. It means there should be a
सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज में ये कहा गया है कि जो एक सिमिलर काम है उसके लिए जो डायरेक्शन देना है एक सिंगल सुपरवाइजर ही देगी। तो उसकी वजह से क्या होगी, जैसे कि एक सेम काम है तो उसके लिए 20 लोग हैं, तो उनको 20 लोगों को कौन डायरेक्शन देगा, एक सिंगल सुपरवाइजर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो 20 पीपल हैं उनको पता होगा कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्लान इन अ absence of unity of direction there would be a confusion among the employee। इसमें ये लिखा गया है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मस्ट बी अ डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, देखिए एक सिंगल काम करने के लिए एक सिंगल प्लान को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एब्सेंस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 5th पॉइंट भी इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमारा, 6th पॉइंट दिया है रेम्यूनरेशन। फ्यूल सजेस्ट दैट वेजेस एंड सैलरी बी फेयर, द मोर इम्पॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। देखिए फ्यूल सजेस्ट करते हैं कि वेजेस और जो सैलरी ये फेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जितना हायर करने, एक एम्प्लॉयज़ को हायर करने से पहले बोला कि आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ हम पे करेंगे। ठीक है, 1 मंथ हो गया, ठीक है, तो उनको 20,000 ही पे करना चाहिए। ठीक है, उनकी सैलरी 20,000 को पे करना ज़रूरी है। या फिर फॉर एग्जाम्पल वेजेस पे 500 का है तो 500 पे करना। ठीक है, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली वेजेस, देखिए वेजेस रहे या सैलरी, वो टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, इट शुड बी एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या है, फ्यूल ऑल्सो सजेस्ट दैट वेजेस शुड बी सपोर्टेड बाय नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स सच एज प्रॉपर वर्किंग कंडीशन and other facility including the canteen facility, recreation and welfare facility। इसमें ये कहा गया है कि जो उनके वेजेस और सैलरी है उसके अंदर ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हटा के कहा है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी उनको फ्री मतलब दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या आते हैं, अलग अलग फैसिलिटी, उनको कैंटीन फैसिलिटी दी जाएगी, रिक्रिएशन एंड वेलफेयर फैसिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th पॉइंट भी क्लियर हो गया है। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑर्डर। याद रखना बैंक का एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। एग्जाम्पल वापस रिपीट करूंगी, बैंक का कुछ फाइल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लोन्स की फाइल है, वो अलग अलग जगह पे प्लेस किए हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं और आपको कुछ लोन की वो फाइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है तो जो प्यून होता है वो आपकी फाइल 10 या 15 मिनट्स के अंदर ही वो फाइल, बल्क में ऐसे फाइल्स रहती हैं उसमें से क्विकली आपकी फाइल्स निकाल के दे देते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्लेस होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything should be at its place. This principle requires the orderly organization and placement of men's machinery and their resources। देखिए ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर्स हैं, रिसोर्सेस है, मशीनरी हैं, वो प्रॉपरली एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी काम है, जो मशीनरीज हैं, रिसोर्सेस हैं, जब भी उनके रिक्वायरमेंट होगी, जो भी काम होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मिसप्लेसमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इज लीड्स टू अ डिसऑर्डर। देखिए अगर कोई भी समझ ले कोई रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर वो जो रॉ मटेरियल सही जगह पे प्लेस नहीं है तो जो टाइमली क्या कोई प्रोडक्शन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हर एक प्रोडक्ट एक प्लेस पे ऑर्डरली
होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी काम है वो जल्दी हो जाएगा। अगर वो मिसप्लेस है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर क्रिएट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक जगह हर एक सामान एक अपने प्लेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इक्विटी। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। द डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट शुड बी fair. There should be a combination of kindness and justice while dealing with subordinate. इसमें ये कहा गया है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है ये किसके रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, और उनको कैसे ट्रीट करना है, फेयर ट्रीट करना है विथ काइंडनेस एंड जस्टिस। देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर, प्रमोशन और सैलरी पेमेंट में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी फॉलो होनी चाहिए। होप आपको 14 में से 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से आ गए होंगे। एक बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्यूनरेशन, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 8 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली 4 या फिर 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव के भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फॉल आपको याद रखना है। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में ऐड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।